तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.1 द सिविल वॉर टॉपिक। तो जैसा कि आप जान रहे हैं ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, और यह है वीडियो नंबर 6, शायद 6 है। इसके पहले भी हमने वीडियोस किए इस चैप्टर के ऊपर और उसी का ये हिस्सा है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक है, या फिर आप हमारे चैनल पर जाएं, चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पर आपको इस चैनल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर दूसरे जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी का यानी सिविक्स का, या फिर ज्योग्राफी का या फिर हिस्ट्री का, सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। सारे प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे और दूसरे क्लास के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारा ये टॉपिक द सिविल वार। तो देखिए, जैसे जैसे बोल्शेविक ने सभी जमीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यानी किसानों को कह दिया कि वो जमीनों को कैप्चर कर सकते हैं और गरीब लोगों में जमीन को बांट दिया, तो जो रशियन आर्मी थी वो धीरे धीरे ब्रेकअप होने लगी। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जो सोल्जर्स थे और मोस्टली जो पेजेंट्स फैमिली से आते थे, किसान परिवार से आते थे, वो अपने घर जाना चाहते थे ताकि वो अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड को कैप्चर कर सके और जमीनों को कैप्चर कर सके। और वहीं जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, यानी जो बोल्शेविक सिस्टम बोल्शेविक पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, या फिर जो लिबरल्स थे और जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, यानी पुराने सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उन्होंने बोल्शेविक के अपराइजिंग को कंडेम किया, यानी उसका विरोध किया। और उनके जो लीडर्स थे वो साउथ रसिया रीजन में चले गए और वहां पर ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज किया, सेना का गठन नहीं किया, मैंने उन्हें ऑर्गेनाइज किया ताकि वो बोल्शेविक्स के साथ फाइट कर सके, जिन्हें की रेड्स भी कहा जाता था। 1918 और 1919 के समय तक जो ग्रीन्स थे, यानी जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, और जो वाइट्स थे यानी प्रो जारिस्ट, यानी जो राजा था जार उसके समर्थक, ये ज्यादातर रशियन एम्पायर को कैप्चर कर किए हुए थे। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, रेड कौन हो गया, सॉरी मैं इसको क्लीन कर देता हूं। रेड हो गए कौन? जो आपके बोल्शेविक थे, बोल्शेविक। और ग्रीन कौन हो गया? नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट। और हमारे व्हाइट कौन हो गए? व्हाइट यानी कि जार, जार के जो सपोर्टर्स थे। तो ये 3 कलर हो गए, कौन कौन लोगों को डिनोट करते थे। यहाँ पर है रेड जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे, ग्रीन जो सोशलिस्ट थे लेकिन बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं करते थे, और वहीं व्हाइट जो पुराने ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे और पुराना जो रूलर था जार उसके सपोर्टर्स थे। ये 3 ग्रुप्स थे एक तरह से हम कह सकते हैं। और ये जो ग्रीन्स थे और व्हाइट्स, ये लोग सपोर्ट कंट्रोल करते थे ज्यादातर रशियन एम्पायर को 1918-1919 तक। और उन्हें सपोर्ट प्राप्त था जो फ्रेंच एम्पायर था अमेरिका द्वारा, या फिर और ब्रिटिश द्वारा और जापानीज ट्रूप्स द्वारा। तो ये लोग आखिर सपोर्ट क्यों कर रहे थे? ये लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे थे कि ये लोग नहीं चाहते थे कि रशिया में सोशलिज्म, यानी जो हमारा सोशलिज्म आइडियोलॉजी है उसका ग्रोथ हो, उसको बढ़ावा मिले। तो जैसे जैसे जो ट्रूप्स और बोल्शेविक सिविल वार कर रहे थे, यानी अपने गृह युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, बमबारी कर रहे थे, तो उस दौरान जो लूट की घटना या फिर डकैती या फिर सूखा, इस तरह की घटनाएं जो थी, जो काफी लोगों को परेशान करती थी, वो एक कॉमन बात हो चुकी थी। रेगुलरली कहीं पर कोई लूट हो जाती थी, किसी गांव में डकैती हो जाती थी, तो इस तरह की चीजें काफी ज्यादा परेशानी क्रिएट करी थी लोगों के लिए। इसके बाद जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे, यानी जो व्हाइट्स थे, व्हाइट लोगों के बीच जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे, वो उन्होंने काफी ज्यादा हार्श स्टेप लिए उन किसानों के खिलाफ जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। तो हार्श स्टेप कहने का मतलब है उन पर काफी हमले हुए, इस तरह की चीजें हुई उन पेजेंट्स के खिलाफ जो कि जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है बोल्शेविक के कहने पर। इस तरह के जो एक्शन थे, इस तरह के एक्शन की वजह से जो नॉन बोल्शेविक थे, यानी जो ग्रीन्स थे और व्हाइट्स थे, उनका पॉपुलर जो था पॉपुलरिज्म वो काफी कम हो गया, यानी वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं रह गए। और 1920 आते आते तक, यानी 1920 आते आते तक जो बोल्शेविक थे उन्होंने ज्यादातर, यानी जो मोस्ट ऑफ रशियन एम्पायर था उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। और उनके सक्सीड होने का रीजन ये था, उसको नेक्स्ट पेज में हम पढ़ते हैं।
वो सक्सीड इस वजह से हुए क्योंकि उन्होंने कॉपरेशन किया था किसके साथ, जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज थे। तो देखिए यूएसएसआर की हम बात करते हैं, यूएसएसआर में तो आप जानते ही होंगे कि अगर वो जब वो टूटा था तब वो उसमें से 15 कंट्रीज बने थे। तो ऐसा नहीं था कि यूएसएसआर सिर्फ रशिया में था, उसके अलावा भी दूसरे नेशंस थे जो कि यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने नॉन रशियन नेशनैलिटीज के साथ कॉपरेट किया था, और जो मुस्लिम जदीदीस थे, जदीदीस क्या हो गए, जदीदी जो कि मॉडर्नाइज करना चाहते थे इस्लाम को और चाहते थे कि मॉडर्न इस्लाम उनके सोसाइटी को आगे बढ़ाए, तो उन लोगों के साथ कॉपरेट किया और इस तरह के काम किए, और इस वजह से उनका कंट्रोल ज्यादातर रीजन पर हो गया। तो देखिए कॉपरेशन ऐसा नहीं था कि सभी जगह पर उसने काम किया, बहुत जगहों पर जो रशियन कॉपरेशन था, ये कॉपरेशन था उसने काम नहीं किया, जहां ज्यादातर जहां पर रशियन कॉलोनीज थी। उसका रीजन ये था कि जो बोल्शेविक थे वो उन्होंने वहां के लोकल नेशनलिस्ट जो थे, लोकल नेशन क्रिएट करना चाहते थे, उन लोगों को काफी ज्यादा संख्या में मारा था, काफी ज्यादा संख्या में हत्या कर दी थी, और उनका कहना यह था कि वो सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको बचा रहे हैं। यह कहकर उन्होंने वहां के लोकल नेशनलिस्ट की बहुत ज्यादा संख्या में हत्या की थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये बोल्शेविक गवर्नमेंट जो है ये आखिर दिखाना क्या चाहती है, क्या ये रिप्रेजेंट करना चाहती है। तो इस तरह की चीजों को लेकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। इसके बाद इस चीज को कम करने के लिए, इस घाव पर मरहम लगाने के लिए, तो ज्यादातर जो नॉन रशियन नेशनलिटीज थे उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई, जो सोवियत यूनियन बना, यूएसएसआर बना, उसके अंदर। तो यूएसएसआर क्या हुआ, यहाँ पर उसका छोटा सा डेफिनेशन लिखा गया है, द स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। 1922 में जो फॉर्मर रशियन एम्पायर था, ये जिसका रूलर कौन था, जार, उसके जो एम्पायर में से बड़े से हिस्से पर जो यूएसएसआर बना, संगठन बना, देश बना, उसमें जो नॉन रशियन नेशनलिटीज थी, यानी नॉन रशियन लोग जो थे, उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई। लेकिन क्योंकि ये जो चीज थी ये 1922, but since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks for the local government to follow। तो देखिए ये जो चीजें हुई कि उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई, वो उतनी ज्यादा खुश नहीं कर पाई लोगों को। उसका रीजन ये था कि जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले उन लोगों पर थोप दिए थे और उन्हें कहा कि तुम्हें फॉलो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल नोमेडिज्म जो था उसका डिस्करेजमेंट, यानी उसको खत्म करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, उसके रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। और इसके साथ वो चाहते थे कि जितने भी नेशनलिटीज हैं नॉन रशियन नेशनलिटीज वो उनके साथ मिल जाए। तो इस तरह के विरोध, एक तरफ वो विरोध भी कर रहे थे उनके चीजों का, और एक तरफ उनको अपने साथ लाना भी चाह रहे थे। तो ये एक तरह से पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई, उसका एक हिस्सा सक्सेसफुल हुआ, एक पार्ट हम कह सकते हैं सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ देखिए आपको नोमैडिज्म का मीनिंग बताया गया, मीनिंग दिखाया गया है कि देखिए लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू एरिया टू अर्न देयर लिविंग। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसको घुमंतु खेती या फिर घुमंतु क्या कह सकते हैं, लोगों का रहने का तरीका, जो एक जगह पर रहते नहीं है, दूसरे जगहों पर घूमते हैं और अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। तो यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डिड द पीपल इन सेंट्रल एशिया रिस्पॉन्डेड टू रशियन रिवॉल्यूशन इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर आप मुझे लगता है आंसर कर सकते हो ऊपर चीजें जो मैंने बताई है। तो ये चीजें देखिए आप पढ़ ले तो आपको ज्यादा कुछ जानकारी मिलेगी, ये लेकिन उतने काम के नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं 4.2 टॉपिक है हमारा, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो ऊपर तक हमने देखा रिवॉल्यूशन के बारे में कि किस तरह से रिवॉल्यूशन हुआ, किस तरह से बोल्शेविक्स ने कैप्चर किया गवर्नमेंट को, एक सोशलिस्ट सरकार बनी रशिया में, पूरे यूएसएसआर में। तो देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से सोसाइटी सोशलिस्ट हुई। यानी अब तक तो हमने पढ़ा कि सरकार किस तरह से सोशलिस्ट बनी, अब पढ़ते हैं कि सोसाइटी जो है वो किस तरह से सोशलिस्ट हुई। तो देखिए सिविल वॉर के दौरान जो बोल्शेविक थे उन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज ही रखा। उन्होंने पेजेंट्स को परमिट किया कि वो लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं, जो कि जिन्हें की सोशलाइज्ड
कर दिया गया है। और बोल्शेविक जो थे उन्होंने कैप्चर किए हुए लैंड को यूज किया ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि कलेक्टिव क्या होता है, यानी सामूहिकता क्या होती है। इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने कैप्चर्ड लैंड को यूज किया। तो देखिए इसके बाद प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी एक तरह का प्लानिंग कमीशन बैठाया गया जिसमें कि जो ऑफिशियल्स होते थे वो इकोनॉमी को एनालाइज करते थे और उसके बाद 5 साल के लिए एक टारगेट तय किया करते थे। तो देखिए इंडिया में भी आप जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले तक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो कि 5-5 साल के प्लान बनाता था। बिल्कुल वही चीज इंट्रोड्यूस किया गया था रशिया में, और रशिया से ही हमारा इंडिया जो है उस चीज को लिया था इंडिया ने। तो इस हिसाब से 5 ईयर प्लान्स बनते थे रशिया में, और जो गवर्नमेंट थी उसने सभी प्राइसेस को इस तरीके से फिक्स किया ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस किया जा सके पहले 2 प्लान्स में, यानी कि पहले 2 5 ईयर प्लान्स में। जो पहला 2 5 ईयर प्लान था वो था 1927 से 32 और 1933 से 1938। तो जो सेंट्रलाइज प्लानिंग था उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया 1929 से 1933 के बीच में। करीब 1929 से 1933 के बीच में 100% का इजाफा हुआ। किस चीज में? ऑयल का प्रोडक्शन में, कोल का प्रोडक्शन में और स्टील का प्रोडक्शन में। और इसके साथ नए फैक्ट्री सिटीज बन गए, यानी कि वैसे शहर जहां पर फैक्ट्रीज जनरली हम सिंपली कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज के आसपास जो लोग बस गए या फिर शहर टाइप का स्थिति हो गया, वो हम बात कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो रैपिड कंस्ट्रक्शन हुआ इन शहरों का या फिर हम कह सकते हैं इन फैक्ट्रीज का, वो लेकर आ गया पुअर वर्किंग कंडीशन, यानी वर्किंग कंडीशन जो हो गया वो बहुत ही ज्यादा खराब लोगों का था। और शहर ऑफ मैग्निटोरोस्क, स्पेलिंग शायद मैं सही नहीं पढ़ रहा हूँ, मैग्निटोरोस्क, जो कंस्ट्रक्शन था स्टील प्लांट का उसे अचीव किया गया था 3 सालों में। और वर्कर जो वहां रहा करते थे उनका जीवन जो है वो काफी ज्यादा परेशानी भरा था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 550 स्टॉपेजेस आए पहले 5 सालों में, पहले साल में काम के दौरान। और लिविंग क्वार्टर में गर्मी के दिनों में, यानी गर्मियों के दिनों में 40 डिग्री above people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to toilet। तो ठंडी के दिनों में, विंटर टाइम को शायद मैंने गर्मी के दिनों कह दिया, ठंडी के दिनों में 40 डिग्री एबव जो पीपुल थे उन्हें उतरना पड़ता था 4th फ्लोर से, और रास्ते के उस तरफ जाना पड़ता था टॉयलेट के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप कहीं हो और -40 डिग्री पर आपको 4 फ्लोर उतर कर फिर रोड क्रॉस करके टॉयलेट जाना पड़े तो आपके लिए कितनी परेशानी होगी। तो इस तरह की परेशानी वहां के लोग झेल रहे थे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया, यानी शिक्षा व्यवस्था डेवलप की गई, और अरेंजमेंट्स फैक्ट्री कामगारों और किसानों को यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाने के लिए सिस्टम्स डेवलप किए गए, अरेंज किए गए। और जो महिला कामगार थी, जो महिला लेडीज लोग काम करती थी फैक्ट्रीज में, उनके बच्चों के लिए जो फैक्ट्रीज थी उनमें ही बच्चों की देखभाल के लिए क्रेजेस खोल दिए गए, और चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाने लगा लोगों को गरीबी, ताकि वो आसानी से अपना इलाज करा सके। और इसके बाद जो मॉडल लिविंग क्वार्टर्स थे उनको स्थापित किया गया वर्कर्स के लिए, ताकि उनकी रहने की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। तो इन सभी चीजों का इफेक्ट जो था वो अनइवन था। तो सरकार का जो रिसोर्सेज थे सरकार के पास वो काफी ज्यादा लिमिटेड थे। तो यहाँ आपको इमेज काफी सारे देखने को मिलेंगे। पहला इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्कूल में, सोवियत रशिया के स्कूल में 1930s में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान एक लड़का है जो कि काम के लिए जा रहा है, और इसके बाद एक फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल है 1930 में। तो इसके ऊपर भी एक इमेज है। यहाँ पर फैक्ट्रीज जो थे उन्हें सोशलिज्म के सिंबल के रूप में दिखाया जाने लगा। यहाँ पर ये जो पोस्टर है ये कहता है कि द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज इज द ब्रीदिंग ऑफ द सोवियत रशिया, यानी जो स्मोक यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये जो स्मोक है वो सोवियत रशिया के ब्रीदिंग, एक तरह का ब्रीदिंग है, यानी सांस लेने के लिए, सोवियत रशिया के सांस लेने के लिए जरूरी है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ये पढ़ लें, यहाँ पर एक दिखाया गया है कि सोवियत चाइल्डहुड के क्या ड्रीम रखते थे 1933 में। इसको आप पढ़ सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए अच्छा होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया, स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन। तो इसको आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।